हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम देख रहे थे एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक एसिड बेस हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि हम ऑर्गेनिक में मेनली ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की बात करते हैं और थोड़ा बहुत हम लुईस एसिड बेस की बात करते हैं। तो हम ऑलरेडी एसिड बेस ऑर्गेनिक एसिड बेस की 2 क्लासेस देख चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है पहले के 2 लेक्चर्स अगर देख लेंगे तो इसे समझने में आपके लिए ईजी होगा। स्टार्ट करते हैं। ओके, हम एसिड्स में ऑक्सी एसिड्स एंड कार्बन बेस एसिड्स हमने 2 क्लासिफिकेशन करा था। ऑक्सी एसिड में से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें डिफरेंट बेंजोइक एसिड और उसके सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स देखे थे। अभी हम ये वाले लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोलिक कंपाउंड्स की देखेंगे, कार्बन बेस कंपाउंड्स की देखेंगे एंड फाइनली हम बेस के बारे में देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। डायरेक्टली हम इसी फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन के फॉर्म में। ये मैंने बनाया OH Cl यहाँ क्या आ जाएगा OH Cl OH Cl एंड यहाँ पर OH और ये D। ओके, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या होगा अगर मेरा जो फिनोलिक ग्रुप है, ये मेरा फिनोल ग्रुप है OH, ये मेरा फिनोल ग्रुप है। ये क्या करेगा, जब H+ रिलीज कर देगा तो इसके बाद जो मेरा ये फिनॉक्साइड आयन बचा, ये क्या होगा, बेसिकली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ओके, ये क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर भी वही केस है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, यहाँ O- पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा और मेरा O- के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो उसके कारण क्या होगा, ये करेगा डीस्टेबल। तो इस वजह से मेरा ये वाला जो कंपाउंड आएगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक। जबकि ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये करके यहाँ ले लेगा तो मोर एसिडिक। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या होगा, मोर एसिडिक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो ये मैंने ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमको अरेंज करना है। क्वेश्चन या जो बोलना चाहो, हमें पता है क्लोरीन यहाँ पर सिर्फ क्या लगाता है, -I इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पर भी -I इफेक्ट, यहाँ पर भी -I इफेक्ट। याद रखना सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो इफेक्ट दैट इज स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस था। मेरा यहाँ पर फिनॉल के केस में नहीं लगाना है आपको स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। ओके, मुझे पता है क्लोरीन -I लगाएगा एंड चूंकि -I मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा -I इसमें लगेगा। तो अगर मैं क्या अरेंज कर रही हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा मेरा, ये वाला, क्योंकि डिस्टेंस पास में है तो क्लोरीन ज़्यादा -I लगाएगा, देन मेटा पोजीशन वाला, देन पैरा पोजीशन वाला एंड लास्ट वन, इसमें कोई भी किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये क्या करेगा, मेरा नेगेटिव चार्ज जो मेरा फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये बेसिकली क्या है, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को क्या करेगा, स्टेबल कुछ करेगा ही नहीं, तो ये मेरा क्या होगा, सबसे कम एसिडिक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट इसको अरेंज करना है आपको। ये सपोज मैंने दे के रखा है OH
H, यहाँ ले लिया CH3, A, OH, CD3 एंड ये हुआ OH, CT3। बेसिकली मैंने क्या लेके रखे हैं, मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए हैं। क्या बताना है हमको, वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पर ये क्या लगाएगा, ये लगाएगा +I, ये भी +I और ये भी +I। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये H निकाल दिया बाहर, O- बचा, H निकाल दिया O-, H निकाल दिया O-। ठीक है, हमको अब इसकी क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जो मेरा फिनॉक्साइड आयन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेरा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, मुझे पता है +I स्ट्रेंथ ऑर्डर, +I स्ट्रेंथ ऑर्डर, +I स्ट्रेंथ ऑर्डर मेरा क्या होता है, सबसे ज़्यादा +I कौन शो करेगा, सबसे ज़्यादा CT, सबसे ज़्यादा, ठीक है डायरेक्ट लिख देते, CT3 शो करेगा, फिर CD3 शो करेगा, देन CH3 शो करेगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर समझ में नहीं आया ये हमने कहाँ से लिया, तो एक बार इंडक्टिव लेक्चर का इंडक्टिव इफेक्ट का जो लेक्चर है उसे देखकर आएंगे तो ये ऑर्डर बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, +I इफेक्ट के। क्या होता है, +I इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस अकॉर्डिंग मेरा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरा CH3 वाला हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, मेरी CH3 के। मैं ऑलरेडी रीज़न बता चुकी हूँ कि मेरा CH3 +I इफेक्ट कम क्यों शो करता है, जस्ट बिकॉज CH की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसका इफेक्टिव मास कम है, इस वजह से उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो हमें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर CH3 का मेरा +I इफेक्ट कम है, +I इफेक्ट कम है तो वो क्या करेगा, फिनॉक्साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉक्साइड पे ज़्यादा पुश नहीं होगी तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तीनों के कंपेयर में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सेम यही क्वेश्चन है लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, ये OH यहाँ लगा दिया CH3, पैरा पोजीशन पे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, OH ये आ गया मेरा CH3A। नेक्स्ट मैंने लिया OH यहाँ पर CD3, ये B आ गया, एंड थर्ड आइसोटोप लिया मैंने OH और CT3, ये क्या हो गया, मेरा C हो गया। ठीक है, अब अगर इस पे भी सेम मैं करूँ, ये निकाला, ये माइनस चार्ज, ये निकाला माइनस चार्ज, ये निकाला माइनस चार्ज। ठीक है, सारे मैंने फिनॉक्साइड आयन बना लिया H+ निकाल के। अब मुझे पता है कि पैरा पोजीशन पे ये क्या शो करेगा, +H और +I, तो बात की बात है, ये भी +H और +I और ये भी +H और +I। और हमें पता है +H का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, CH3, CD3, CT3, +H मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा मेरा CH3 शो करता है, बिकॉज ये नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। इसके अंदर CH का बॉन्ड जितना जल्दी ज़्यादा ब्रेक होगा उतना ही क्या होगा, मेरा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और मुझे पता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ऑलरेडी मैं बता भी चुकी हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +H। जितना ज़्यादा +H होगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ही क्या होगा, मेरा कम होगा। तो अब की बार मेरा क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में कौन आ जाएगा, सबसे फर्स्ट में मेरा आ जाएगा
सबसे फर्स्ट में मोर एसिडिक ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला। क्या जमाया मैंने? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिक मेरा कौन आएगा? Ct3 फॉलोड बाय CD3 एंड लास्ट में CH3 वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपन। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने क्या करा है, अब की बार हम ले लेते हैं इसमें, सपोज फ्लूरीन लिया, क्या करेंगे? फ्लूरीन के डेरिवेटिव लेंगे तो OHF ये हुआ A, नेक्स्ट देखेंगे तो OH और ये F हुआ, ये B, यहाँ क्या हुआ? OH और यहाँ आ गया फ्लूरीन, ये C, और एक लास्ट बना लेते हैं विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉर्मल फिनॉल। ओके, अब क्या करेंगे इसके हम, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सपोज ये जो O और ये क्या बना है? H बना है। यहाँ पर फिनॉक्साइड बनने के पहले ही ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। क्या करेंगे भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसकी वजह से ये H+ को क्या करेगा? निकलने ही नहीं देगा फ्लोरीन। ओके, अच्छा, इफेक्ट की बात करें तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? ये -I लगाएगा और +M लगा लेता है। ठीक है, ये क्या लगाएगा? सिर्फ -I, ये क्या लगाएगा? -I +M, और वो मेरा कुछ भी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा मेरा कौन आ जाएगा? देखो यहाँ पर +M बेसिकली इतना डोमिनेट नहीं करता है जितना -I, क्योंकि फ्लूरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मेरी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और बात ऐसी है कि -I और ये किसके लिए लिखा है? अगर मैं इसको यहाँ से इरेज करके प्रॉपर बनाऊं, जब ऐसे अकेला ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ कैसे रिएक्ट करेगा? अगर हम इसको ये बना दे, ये तो क्या करेगा? यहाँ पर O- और ये फ्लूरीन क्या लगाएगा? -I। इसको बनाएंगे तो यहाँ पर जब O- की प्रेजेंस में ये क्या करेगा? -I लगाएगा, और ये भी क्या करेगा? O- की प्रेजेंस में ये भी -I करेगा, और यहाँ पर बेसिकली मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सबसे फर्स्ट में मेरा ये आएगा, सेकंड में मेरा ये आएगा, देन उसके बाद थर्ड मेरा ये आएगा, एंड फोर्थ मेरा ये आएगा। क्यों भाई ये लास्ट में क्यों आया? इवन दो हायर -I effect of fluorine of F, but due to hydrogen bonding, it does not release H+ of OH, thus पुअर एसिड, या पुअर एसिड की जगह लिख देते हैं thus वीक एसिडिक या वीक एसिड। ठीक है, होना क्या चाहिए था? चूंकि मेरी ये फिनॉक्साइड के सबसे पास वाली पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन, तो यहाँ से तो क्या होना चाहिए? मेरा इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा -I ये है, तो सबसे ज़्यादा फिनॉक्साइड को स्टेबल ये करेगा। लेकिन क्या होगा ना, ये यहाँ पर इसको कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसको H+ को रिलीज ही नहीं होने देगा। इसलिए क्या होगा? सबसे वीक एसिडिक मेरा ये आएगा। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसको? OH का ही देखते हैं सब्स्टिट्यूशन।
सबसे पहले ये क्या करा, OH, ये O और ये H, ये A हुआ। सेम इसी को ही ले लेते हैं, OH, मेटा पे ले लेती हूँ OHB। देन इसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम पैरा पे ले लेते हैं OH एंड लास्ट में OH विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? चलो सेम वही है यहाँ पर भी। क्या होगा, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या शो होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर -I आएगा, यहाँ क्या आएगा +M और साथ में क्या आएगा +M और -I, ठीक है। वहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यही समझ में आ गया होगा कि मेरा ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि -I की वजह से क्या करेगा, ये रिलीज़ करा ये नेगेटिव चार्ज, ये रिलीज़ करा नेगेटिव चार्ज, ये रिलीज़ करा नेगेटिव चार्ज। -I से क्या होगा, ये वाला फिनॉक्साइड हाईली स्टेबल होगा, ठीक है। और मुझे इतना समझ में आ गया है कि अब मेरा A और C में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजर कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मेरा A वाला ज़्यादा एसिडिक होगा कि C वाला। देखो ये तो सेकंड पे आ जाएगा क्योंकि एटलीस्ट ये कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पर क्या है भाई, ये तो H को रिलीज ही नहीं होने दे रहा है। जब H रिलीज ही नहीं होगा तो बाद में हम स्टेबिलिटी तो क्या ही चेक करेंगे, एटलीस्ट ये H को रिलीज तो होने दे रहा है, उसके बाद थोड़ी इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिस्टेबल कर रहा है किसको, एनायन को। ये तो H+ को रिलीज ही नहीं होने दे रहा है। तो ये आ जाएगा मेरा थर्ड और ये आ जाएगा फोर्थ। अगेन सेम रीज़न, क्या आएगा रीज़न, due to hydrogen bonding, H+ couldn't release, ठीक है। क्या होगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली ये सारे मेरे ऑक्सी एसिड्स में मैंने फिनॉल वाले कंपाउंड्स पढ़ लिए। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्या, कार्बन वाले कंपाउंड्स देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं कार्बन वाले कंपाउंड्स। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल बेस्ड कंपाउंड्स, ओके। क्या होगा यहाँ पर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था CH3C, सपोज पहला वाला लिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड O NO2, ठीक है। दूसरा लिया CH3C डबल बॉन्ड H, तीसरा लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एक और ले लिया CH3C डबल बॉन्ड सपोज OH ले लिया, ठीक है। और अगर एक और लेना है तो चाहो तो ले सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अब मुझे पता है ये वाले मेरे सारे के सारे क्या हैं, ये वाले सारे के सारे जिनको मैंने येलो कलर से मार्क करा है, ये मेरे बेसिकली क्या हैं, ये सब की सब मेरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे, ऑब्वियसली कोई बेस डालोगे तभी अपने H+ रिलीज करेंगे। तो जब आप इनमें बेस डालोगे तो बेसिकली ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे, यहाँ से इनका क्या होता है CH2- और ये क्या होता है N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्या करेगा, ये अपना एक H+ रिलीज कर देगा। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा सबसे पहले CH, अगर इसको और क्लियर बनाना है तो और ओपन कर देती हूँ मैं, H, यहाँ आ गया N डबल बॉन्ड O और ये ऐसे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। क्या करा, अगर मैंने कोई बेस डाला तो बेस क्या करेगा, ये H+ को ले लेगा, ठीक है। और ये H+ क्या करेगा, ये जब भी निकलता है तो ऐसे निकलेगा, इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज देके जाएगा और खुद क्या बन जाएगा, H+ देके निकल गया। तो ये क्या आ गया, CH2 नेगेटिव N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज
क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इसके थ्रू स्टेबल हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल विया माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2। ठीक है, NO2 माइनस एम ग्रुप अच्छा है। तो ठीक वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, ये वाला देखा, एक और देख लेते क्या होगा। ये CH3 था, यहाँ आपने क्या लिया, C डबल बॉन्ड H, क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। अच्छा, यहाँ सपोज CH3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 क्या करेगा, ये यहाँ से और यहाँ से स्टेबल कर लेगा। लेकिन अब हम ऑलरेडी माइनस एम इफेक्ट हमने जब पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या करा था, इनकी स्ट्रेंथ चेक कर ली थी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मुझे पता है इसकी स्ट्रेंथ कम है, NO2 की ज़्यादा है। ठीक वैसे ही अगर मैं नेक्स्ट देखूँगी, ये CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O, सपोज NH2 ले लिया, माइनस H प्लस निकालूंगी तो CH2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2। मुझे पता है कि ये मेरा इससे ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन है, अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूँ तो ये वाला ऊपर वाला मोर स्टेबल, बिकॉज क्या रीज़न आएगा, बिकॉज C डबल बॉन्ड O CH3 is better electron withdrawing group as compared to C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा क्यों होता है। एक क्विक रिवीजन, यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा थ्रू प्लस H, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। यहाँ से तो ऑब्वियसली इसका हो ही रहा है, बिल्कुल यहाँ से तो ये स्टेबल है ही, लेकिन क्या होगा ना, ये वाला जो नाइट्रोजन है क्या करेगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, प्लस M के थ्रू भी इस कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। और हमें चाहिए कि मेरा कार्बोनिल जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब उसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ताकि वो ये बाजू वाले CH2 से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले और ये CH2 को क्या करे, स्टेबल करे। लेकिन अगर उसका पास वाला ग्रुप उसको थोड़े इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर वो CH2 नेगेटिव से कम लेगा तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसी बेसिस पे इन तीनों का अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अरेंज करूं, क्या करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो मेरा सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा CH3NO2, क्योंकि ये NO2 ग्रुप हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमने देखा था। इसके बाद कौन आएगा नेक्स्ट, अगर मैं देखूँ तो यहाँ आ जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि H एटलीस्ट डिक्रीज नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इंक्रीज भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट कौन आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन वाला ग्रुप आ जाएगा मेरा। इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। इसके बाद हम क्या लगा देंगे, OCH3, एस्टर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है OCH3 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू मेरी OH की। लास्ट ये OH आ गया, एंड एट लास्ट सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सबसे लास्ट में मेरा बेसिकली अमाइड ग्रुप आएगा। क्या आ जाएगा, अमाइड ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, मेरा कार्बोनिल का जो ये इसे बोलते हैं बेसिकली एक्टिव मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, एक्टिव मिथाइल ग्रुप मीन्स CH3 अपना एक H प्लस जब डोनेट कर देता है तो उसके बाद जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या करेंगे, उनको स्टेबल करेंगे। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अलग अलग है। क्यों, क्योंकि सबके साइड में जो कार्बोनिल का सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो अलग अलग लगा है, और हमें पता है अगर कार्बोनिल का साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा तो फिर वो ये कार्बन वाले नेगेटिव चार्ज से कम लेगा। ठीक है, अगर उसको यहाँ से भी थोड़ा मिल जाएगा, यहाँ से भी थोड़ा मिल जाएगा, तो वो यहाँ से फिर कम लेगा थोड़ा। और हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ से ना मिले उसको, सारा की सारा यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या हो वो ले, जिसके कारण क्या होगा, मेरा एनायन में स्टेबिलिटी आएगी, और एनायन स्टेबल होगा तो अल्टीमेटली एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ओके,
या समझ में। नेक्स्ट इसी में ही दूसरे हम देखते हैं। अब आपको दे के रखा है सपोज ये डबल बॉन्ड ओ और दूसरा दिया है डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप H कहाँ से निकालोगे। भाई देखो इसका तो क्लियर है, H और H, ये वाले H सेम है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाले H अलग है यहाँ पर, और ये वाले H। अच्छा यहाँ बेसिकली दो तरह के, तो एक काम करते हैं हम इनको ऐसे असाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर दो तरह के H है, ये भी H हुआ और H हुआ। यहाँ पर H और H। यहाँ पर एक और तरह के H अवेलेबल है, H और ये क्या आया H। क्लियर है। अब देखो ये दो कंपाउंड्स मैंने बनाए, इनमें हमको क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो मैं दोनों में से क्या करती हूँ, H+ निकाल देती हूँ। ये निकाला तो यहाँ क्या बचा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या हो गया H+ निकाल दिया। दोनों में से कहीं से भी निकाल दो। येलो वाले सेम टाइप के H है, पिंक वाले अलग टाइप के H से। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। एक बार मैंने क्या करा, यहाँ से H+ निकाल दिया तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, और दूसरी बार में क्या करा, यहाँ से H+ निकाला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है। अब मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है, यहाँ इसके थ्रू भी स्टेबल हो रहा है, और यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। मीन्स इसको स्टेबल करने के लिए दो कार्बोनिल हैं, जबकि ये सिर्फ एक कार्बोनिल के थ्रू स्टेबल होगा। तो क्या करूँगी मैं, बेसिकली ये वाला प्रिफर करती हूँ, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन H। एक्टिव मिथाइलिन H, एक्टिव मिथिलिन हाइड्रोजन। ठीक है। ये हाईली एसिडिक होगा, क्या होगा, ये वाला मोर एसिडिक होगा। क्या होगा, ये वाला दोनों में कंपेयर करेंगे तो मोर एसिडिक ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ by 2 electron withdrawing carbonyl, by 2 electron withdrawing removal of by 2 electron withdrawing carbonyls, क्लियर है। ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम नया कंपैरिजन देखते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ मैंने ये बना दिया और दूसरी तरफ ये A है, और ये क्या है मेरा, बेसिकली B है। अभी कौन सा और एक और बना देती हूँ, ये बेसिकली मेरा है C। किसको मार्क करूंगी, तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बार बार नहीं लिखती हूँ, आपको पता है। सबसे ज़्यादा कौन होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ आएगा। ये दो से स्टेबल है, और साथ में यहाँ पे ये OET क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा यहाँ से, ये भी यहाँ से देगा। लेकिन फिर भी यहाँ को ये वाले नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए अभी भी मेरे पास क्या है, दो हैं। इसके स्टेबल करने के लिए सिर्फ क्या है, एक ही है मेरे पास। अगेन इसको स्टेबल करने के लिए भी क्या है, दो हैं, और यहाँ पर तो कोई ग्रुप भी नहीं है। प्लस H के थ्रू करेगा स्टेबल, तो मेरा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ A की आएगी, फिर B की आएगी और फिर C की आएगी। याद रखना एक्टिव मिथाइलिन H हमेशा मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल H। क्लियर है। और यहाँ पर ये ग्रुप पे OET प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी नहीं जाएगी प्लस M के थ्रू, प्लस H के थ्रू जाएगी, जो कि नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पर क्या है, प्लस M के थ्रू जाएगी, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा एज कंपेयर टू इसके। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने बनाया ये
एक ये बनाया मैंने, दूसरा मैंने ये बनाया, ठीक है। और एक और ले लेते हैं हम इसके साथ में, ठीक है, ये भी चलेगा, इतना है। क्या करेंगे अब, हमको ये है ए मेरा और ये है मेरा बी, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो मैं बोलती हूँ कि ए वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये निकला तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये वाला कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है, याद रखना, ये वाला कंपाउंड कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, 1 2 3, ये ऐसे करेगा, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। अब क्या होगा ना, अगर आपने ये वाले H को रिलीज करा इन केस, तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड ऐसा बनेगा कंपाउंड, ये बना, यहाँ क्या आया, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप चाहोगे क्या कि ये स्टेबल कैसे हो, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ चले जाएगा, सिमिलरली ये वाला यहाँ आएगा, ये ऊपर चले जाएगा। कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप ट्राई करोगे कि ये कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, O नेगेटिव, सपोज मैंने एक जगह का बना दिया। तो याद रखना ये मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये वाला ब्रिज हेड, इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रिज बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं ब्रिज, ठीक है। ये बेसिकली ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रिज। तो जो एटम ब्रिज के ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बेसिकली ब्रिज हेड, ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ब्रिज हेड। तो मेरा ब्रिज हेड पे क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, ये ब्रेड्स रूल बोलता है। क्यों, क्योंकि हमें ये मेरा बेसिकली ये क्या है, sp3 एटम है, sp3 एटम को चाहिए, ये क्या है मेरा, ये है sp3 एटम, sp3 एटम को क्या चाहिए होता है, sp3 एटम को 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल चाहिए होता है, ठीक है, 28 मिनट एंगल चाहिए ये। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के आने के कारण कितना एंगल चाहिए उसको, sp2 हो जाएगा, तो कितना चाहिए, 120 डिग्री का। लेकिन ये रिंग तो ऑलरेडी इतना स्ट्रेंड फॉर्म में बनी है कि वो तो उसको 109 का ही एंगल प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो 120 डिग्री का एंगल कहाँ से मिलेगा, तो क्या होगा, हाईली स्ट्रेंड होने के कारण यहाँ कभी भी ब्रिज हेड वाला क्या लिखोगे, ब्रिज हेड atom can never be sp2 hybridized, sp2 hybridized due to एंगुलर स्ट्रेन, चाहो तो प्रॉपर मेंशन कर लो, एंगल का स्ट्रेन है, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन के कारण क्या होगा, मेरा कभी भी ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। रूल कौन सा है, ये बेसिकली रूल होता है ब्रेड्स रूल। कौन सा रूल है, ये रूल है मेरा ब्रेड्स रूल है, इसके अकॉर्डिंग कभी भी ब्रिज हेड पे मेरा sp2 कार्बन नहीं आ सकता। तो फिर मेरा अल्टीमेटली ये कहाँ बनेगा, इसका बनेगा कुछ ऐसा, या तो आप ये वाले साइड से नेगेटिव चार्ज निकाल लो या वहां से निकाल लो। अब इसको स्टेबल करने वाला सिर्फ मेरे पास एक ग्रुप है, जबकि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने वाले मेरे पास क्या हैं, दो ग्रुप है। इस वजह से मेरी ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी। ओके, ये याद रखना कि मेरा ब्रिज हेड पे कभी भी sp2 कार्बन नहीं आ सकता, कभी भी मेरा क्या होगा, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते आप, क्यों, क्योंकि अगेन कार्बोकेटाइन भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि ब्रिज हेड अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन ब्रिज हेड कार्बन कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हम नेक्स्ट दिया मैंने आपको सपोज ये वाला, ये डबल बॉन्ड ओ ए, और नेक्स्ट मैंने दिया ये वाला डबल बॉन्ड ओ ये बी।
क्या करा, एक में मैंने रिंग ओपन कर दी और दूसरे वाले में क्या करा, रिंग ओपन नहीं करी। एक और एग्जांपल लिख देती हूँ साथ में। एक मैंने 6 मेंबर रिंग ली ए, और दूसरी मैंने ली 5 मेंबर रिंग। दूसरी मैंने क्या ली, 5 मेंबर रिंग। अब आपको दोनों में क्या बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी, और इसमें इसकी ज़्यादा कि इसकी। तो याद रखना ये वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों, यहाँ पर तो नेगेटिव आया है, यहाँ पर भी नेगेटिव आया, दोनों सेम तरह से स्टेबल हो रहे हैं। यहाँ पर भी स्टेबल करने के लिए 2 हैं, यहाँ पर भी भाई स्टेबल करने के लिए 2 हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है भाई, यहाँ पर ये फ्री रोटेशन पॉसिबल है, घूम सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू लीनियर चेन, ड्यू टू लीनियर चेन, फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल, thus resonance decreases, thus resonance decreases, hence negative charge gets less stabilized, gets less stabilized। क्लियर है। क्या होगा, अगर मुझे किसी चीज को पकड़ना है, प्रॉपर वो करवाना है, तो अगर वो एक ही जगह पे फिक्स है तो प्रॉपर है। लेकिन अगर ये ऐसे करके घूम रही है, ये घूम रही है, तो क्या होगा ना, घूमने की वजह से इसमें प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, बार बार प्लेन चेंज होगा इसका, कभी इधर आ रहा है कभी इधर। और ये वाला सिस्टम मेरा क्या है, प्रॉपर फिक्स है। ये वाला सिस्टम रिजिड है, ऐसा है, तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, यहाँ से भी एक ही डायरेक्शन में। और दूसरा वाला घूमने की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस थोड़ा सा डिक्रीज होगा, तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों इक्वली स्टेबल है, यहाँ से भी यही जा रहा है, यहाँ से भी यही जा रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर तो कोई लीनियर और स्ट्रेट चेन की बात भी नहीं है, लीनियर और साइक्लिक चेन की बात भी नहीं है, दोनों एक जैसी साइक्लिक है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि ये वाला मेरा ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, देखो यहाँ पर ये क्या लगाएंगे, बेसिकली ये मेरे 3 कार्बन हैं, ठीक है, और यहाँ पर कितने, 2 कार्बन है। ये बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, दोनों में प्लस आई इफेक्ट लगेगा, बट यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ CH2, more plus I effect, and thus destabilize the negative charge, destabilize the negative charge। और वहां पर क्या है, चूंकि सिर्फ 2 कार्बन है, तो इसके कंपेयर में इसका प्लस आई क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। और अगर प्लस आई कम होगा तो ये नेगेटिव चार्ज कम डिस्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस, तो इसलिए ये मोर एसिडिक है। क्लियर है, आया इतना समझ में। तो ये हमने बेसिकली क्या करा, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली हमारे सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के। अब लास्ट टॉपिक बचा है मेरा, लास्ट टॉपिक क्या है, दैट इज, लास्ट टॉपिक क्या बचा है इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं, तो डायरेक्ट कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो CH3 ये A हुआ मेरा, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये B हुआ मेरा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये मेरा C हुआ। एक और देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये मेरा क्या हुआ, D हुआ। ठीक है, आया समझ में ये। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या करके रखा है, मार्क करके दिया है कि ये वाले H में बताना है या तो डायरेक्ट। ठीक है, ये वाला H, यहाँ पर ये वाला H, यहाँ पर ये वाला H, और यहाँ पर ये वाला H। ठीक है, इन सब की क्या बताना है, अगेन आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए
सबसे पहले तो मैं इनका प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन करा लेती हूँ। ठीक है, क्या कर रही हूँ यहाँ पर मैंने मार्क करके दे दिया, ये वाला निकालना है। ये वाला एक काम करते हैं वो रेडिकल जैसे ना लगे, इसलिए हम इनके ये मिटाई देते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा डी। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर इस कलर से मार्क कर देती हूँ कि आपको ये वाला एच बताना है, ये वाला एच, ये वाला एच और यहाँ पर ये वाला एच। ये चारों एच ए, एच बी, एच सी और एच डी की क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो हम सबसे पहले काम तो हमारा वही है कि इनके क्या बना लो, फटाफट एनायन बना लो H प्लस निकाल कर। ये हो गया, यहाँ पर क्या करा CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव एंड थर्ड वन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन मेरा क्या है, बेसिकली ये वाला कार्बन मेरा क्या है, ये वाला कार्बन है मेरा sp3, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला sp और ये वाला, इसका नेगेटिव चार्ज हट गया है क्या, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था। ये क्या है बेसिकली, ये है मेरा sp2 प्लस डीलोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये आराम से यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। sp2 प्लस लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। बाकी सब में लोकेलाइज लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज दोनों sp2 आ गए तो हमें कोई थर्ड क्राइटेरिया चाहिए इनको डिफ्रेंशिएट करने का। ओके, तो अब यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, सेकेंड रुकना, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव या फिर एनायन लिख देती हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, directly proportional to electronegativity and electronegativity is directly proportional to percent S character। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि मेरी जो स्टेबिलिटी है एनायन की वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा परसेंट एस कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनायन मेरा स्टेबल होगा। अब मुझे पता है यहाँ पर कितना है परसेंट एस कैरेक्टर निकालूंगी तो 50%। यहाँ पर कितना आता है sp2 का, कितना आता है sp2 का आता है मेरा sp2 का कितना आ जाएगा 33.33% एंड मेरा यहाँ आता है परसेंट एस कैरेक्टर 25%। तो मेरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, sp वाला कार्बन हुआ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मेरा स्टेबल होता उतनी ज़्यादा क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक मेरा ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सबसे लास्ट में फोर्थ आ जाएगा क्योंकि sp3 है तो क्या है, इसका परसेंट एस कैरेक्टर कम है, परसेंट एस कैरेक्टर कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मेरा एनायन इतना स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp। ठीक है, और अगर मेरा एनायन कम स्टेबल है तो करस्पॉन्डिंग मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, उसकी कम है। क्लियर है। अब लेकिन sp2 ये वाले और ये वाले में कंपेयर करें तो हमें पता है कि चार्ज मतलब दुख, और दुख जितना ज़्यादा डिस्पर्स हो मीन्स स्प्रेड हो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो दुख रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल ज़्यादा हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है चार्ज का, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा एज कंपेयर टू लोकेलाइज के। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ एंड करस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करा है, एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करी है। ठीक है, क्या है मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर।
ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये अरेंज किया है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एरोमेटिसिटी वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चंस लिख देती हूँ मैं। ये वाला है ए का बताना है, ये वाला बी का है, एंड एट लास्ट ये वाला बताना है आपको सी का। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है ABC का। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन, हम ऑलरेडी एक बार एरोमेटिसिटी में कर भी चुके हैं। HA, ये वाला क्या आएगा, HB, एंड एट लास्ट ये वाला है मेरा क्या, HC। इन तीनों का ऑर्डर। एंड एक और कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है ये मेरा, यहाँ पर लिया मैंने HA, सेकेंड वाला लिया यहाँ पर CH2, और ये है यहाँ H2 लगाया, साथ में क्या है HB, एंड एक और है मेरे पास यहाँ पर ये लिया, और ये है HC। ठीक है, सारे ऑर्डर अरेंज करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर H प्लस निकल के गया तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस निकल के गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H प्लस निकल के गया नेगेटिव चार्ज। मैंने सबके एनायन बना लिया। अब इन एनायन को कंपेयर करते तो मुझे पता है ये कितना बन गया, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सारे आइटम मेरे क्या हैं, sp2 आइटम है, सारे sp2 आइटम है। ये कंपाउंड क्या हुआ मेरा, ये कंपाउंड हो गया मेरा एरोमेटिक। ये क्या हो गया, एरोमेटिक। यहाँ पर ये आइटम sp2 sp2 sp2, सारे आइटम sp2 है, ये भी sp2 है, याद रखना ये भी sp2 है क्योंकि ये डीलोकेलाइज है। ये क्या बन जाएगा मेरा, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या आया, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या है मेरा, एंटी एरोमेटिक। लास्ट में ये क्या हुआ, ये तो बेसिकली मेरा नॉन एरोमेटिक आ गया क्योंकि हमें तुरंत दिख गया, चमक गया यहाँ से, ये क्या है, sp3 एटम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा, सबसे ज़्यादा एसिडिक HA, फिर HC और फिर HB। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज निकाला, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, सब में HA HB HC निकाल दिया। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी किसकी होगी, HA की, फिर HB की और फिर HC की। ऑलरेडी हम ये कंसेप्ट देख चुके हैं। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के आए एरोमेटिसिटी का, जहाँ पे मैंने कंसेप्ट ऑफ एनिलेशन बताया था। ठीक है, ये किस वजह से, ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट। ड्यू टू एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है, एनिलेशन इफेक्ट में मेरी ये एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ी हुई है एक और, तो क्या होगा यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, शेयर्ड हो जाएगा एक रिंग के साथ। यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर 2 रिंग के साथ शेयर्ड हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा एरोमेटाइज नहीं होगा एज कम्पेयर टू दीज टू, इसलिए मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं। यहाँ से निकला तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ से निकाला तो ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से निकाला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, ये वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, ये वाला नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस। ये वाला क्या है, ये लोकलाइज्ड है, ये क्या है, लोकलाइज्ड है। और ये दोनों क्या है बेसिकली मेरे, ये दोनों क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये दोनों क्या है, डीलोकलाइज्ड। और मुझे पता है डीलोकलाइज मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लोकलाइज। जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्जन उतनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उस अकॉर्डिंग मेरा सबसे ज़्यादा HB, फिर HA और फिर HC। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करूँ तो मोर रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 पाई बॉन्ड होने के कारण रेजोनेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड के थ्रू जितना ज़्यादा एटम पे चार्ज डिस्पर्जन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी।
ठीक है, तो ये मेरा पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ मेरा हाइड्रोकार्बन में भी कंपेयर कर लिया है। तो एक्चुअली में मैं जो यहाँ पर टॉपिक कवर कर रही हूँ, एक चीज़ याद रखिएगा, हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं या बहुत सारे लेक्चर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना यहाँ पर प्रिसाइसली ध्यान देंगे जितना हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, इसके कारण जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उतने के बेसिस पे आप एग्ज़ाम आराम से अपना क्लियर कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सी कंपाउंड्स एंड कार्बन बेस कंपाउंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ ऑर्गेनिक बेसिस। ओके, थैंक यू।